अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल कहाँ तय करने को? हाँ जी, किया होगा। मसले भी होंगे। चलें, जिसको है क्या करूं, क्या करवा दूं? यार ये सहूलत तो अगले अटेम्प्ट में बनेगी। ये तो बताएं भाई, जिसको मसला, क्या मसला है इसमें? तो वो दे दिया फिगर, वो यूज कर लें। आपने सवाल को क्यों क्रॉस चेक करना है? वही वो उसका कंपैरेटिव फोर्सेस का टेस्ट कब करना है? जो 5-6 लोग टेस्ट देते हैं। ठीक। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह रहे हैं, मैच नहीं कर रहा या सीओजीएम नहीं निकल रहा? अच्छा अच्छा अच्छा, यानी सोल्यूशन में वर्किंग्स नहीं है तो वो अच्छा ओके। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ ईयर 2 है। चलें ईयर 2, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 972। ईयर 2 का क्लोजिंग 129,600। और ईयर 1 का क्लोजिंग 86,400। इसमें ये ऐड ये लेस हुआ होगा तो ये बना होगा। यहां से वापस चलें तो ओपनिंग लेस कर दें तो 1015,200। और इससे ऊपर चलें तो ये हुआ होगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, और इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस हुआ होगा। तो 2000 ईयर 2 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 97,200 और ईयर 1 का क्लोजिंग 75600। इसमें ये ऐड और ये लेस करें 1800। अब इसमें लेबर ओवरहेड्स अलग अलग तो कहीं है ही नहीं, तो बस फिर यही आप इसको मटेरियल कंज्यूम समझ लें, क्योंकि लेबर ओवर ये नहीं आ रही फिगर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो असल में रॉ मटेरियल की परचेजेस दी है ना, वो तो मैंने और नहीं किया, परचेजेस दी है। तो परचेजेस दी है तो मटेरियल के ओपनिंग क्लोजिंग का परचेजेस से मटेरियल कंज्यूम निकलेगा, वो मैंने ध्यान नहीं किया। तो परचेजेस दी है उससे मटेरियल कंज्यूम निकलेगा। तो यहाँ से अगर आप उल्टा जाना चाह रहे हैं तो लेबर ओवरहेड नहीं है ना, तो इसलिए ये ऊपर ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। बस ये था। ओहो जी, अब आप बताएं क्या पूछ रहे थे दोबारा? 360 डेज क्यों किया है, लिखा हुआ है सवाल में। अच्छा अच्छा, वो ओके, वो मिस हो गया था। सवाल में ना लिखा हो तो आप 365 कर लें, 360 कर लें, दोनों बातें ठीक है। 360 365 दोनों ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये जो कल फार्मूले बताए थे ना, इनमें से अगर कुछ मिसिंग फिगर्स निकालनी हो, फार्मूलों को उलट पुलट करना हो, तो वो आपके बाएं हाथ का खेल है, तो वो आप ही का टैलेंट चेक करते हैं। लिखें सवाल। आप अगर ये जो अभी मैं सवाल कर रहा हूं, उसकी अगर बेशक कोई हेडिंग देनी भी हो, तो हम जो कल फार्मूले पढ़े थे उनमें से अगर कुछ मिसिंग फिगर्स या रिवर्स कैलकुलेशंस करनी हो, तो ये फनकारियां थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करने लगे। क्यों करने लगे हैं, फिर मैं आपको ये थोड़ी प्रैक्टिस करा के ना फिर बताता हूं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है क्या।
तो पहले सिर्फ कल वाले फार्मूलों को थोड़ा उलट पुलट कर लेते हैं। टोटल सेल्स फॉर द ईयर, टोटल सेल्स फॉर द ईयर, $12 million, 12 million. It comprises of 30% cash and 70% credit. Average collection period. Average collection period. Average collection period. 35 days. 35 days. और ये अभी जितने भी मैं साल कराने लगा हूं इसमें आप एक ही स्टैंडर्ड रख लें, साल के 365 दिन रख लें, यानी सारे सवाल 365 के हिसाब से करना। असल सवाल में चाहे साल के 365 दिन माने चाहे 360, दोनों बातें ठीक है, लेकिन अभी कॉमन आंसर आ जाए इसलिए सब 365 डेज पे कर लेना। रिक्वायर्ड है आपसे एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स हाँ जी, कैसे? वो जो डेटर्स पीरियड वाला फार्मूला है वहां से रिवर्स चलना पड़ेगा। डेटर्स पीरियड का फार्मूला है एवरेज डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल्स इनटू 365। तो इसमें से आपको ये पता है 35, एवरेज डेटर्स निकालने हैं, क्रेडिट सेल्स 8.4 मिलियन और 365 जी 0.805। इसमें कोई मुश्किल परेशानी? चलिए और लिखें सवाल। करंट एनुअल सेल्स, करंट एनुअल सेल्स नहीं, करंट एवरेज डेटर्स, करंट एवरेज डेटर्स 0.25 मिलियन, 0.25 मिलियन। करंट कलेक्शन पीरियड, करंट कलेक्शन पीरियड, करंट कलेक्शन पीरियड 40 डेज। मैनेजमेंट इज प्लानिंग, मैनेजमेंट इज प्लानिंग to increase credit period to 60 days, 60 days. This increase in credit period, this increase in credit period is expected to increase sales by 20%। आपसे रिक्वायर्ड है रिवाइज्ड एवरेज डेटर्स। सेल्स चेंज हो जाएंगी, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, तो एवरेज डेटर्स भी चेंज हो जाएंगे। तो रिवाइज्ड डेटर्स बता दें।
हाँ जी, सेल्स ने चेंज होना है और ऑब्वियसली डेटर्स ने भी चेंज होना है, तो पहले हमें एग्जिस्टिंग सेल्स निकालनी पड़ेंगी। पीरियड कितना है 40, एवरेज डेटर्स 0.25 मिलियन, सेल्स पता नहीं इनटू 365, तो यहां से सेल्स निकल आएंगी 2.28। रिवाइज्ड सेल्स कितनी हो जाएंगी 2.28 1.2 2.74, तो फिर रिवाइज्ड पीरियड होगा 60 और एवरेज डेटर्स पता नहीं, रिवाइज्ड सेल्स होगी 2.74, तो रिवाइज्ड डेटर्स आ जाएंगे 0.45। इसमें कोई मुश्किल परेशानी? चलो गुड। और लिखें सवाल इसमें, बताएं, पूछना है किसी ने कुछ तो? करंट वर्किंग कैपिटल सवाल है, डेटर्स, इन्वेंट्री और क्रेडिटर्स। सवाल है करंट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। 480। existing debtor existing debtor period 30 days 30, existing inventory period 50 days, और existing cash operating cycle 70 days 70 दिन। Management is planning to take some measures relating to working capital. These measures will result in following. Sales will increase by 10%. Sales will increase by 10%. Debtors collection period will increase by 15 days. Inventory period will reduce to half, यानी 25 हो जाएगा। एंड क्रेडिटर्स पीरियड will increase by 12 days 12 दिन।
स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% है, 25%, 25%। आपसे रिक्वायर्ड है रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल बैलेंस एंड कैश ऑपरेटिंग साइकिल। इन मेजर्स के बाद वर्किंग कैपिटल का बैलेंस निकाल दें, यानी ये तीनों फिगर्स रिवाइज होंगी, और कैश ऑपरेटिंग साइकिल रिवाइज बता दें।
हाँ जी, हाँ जी, ज्यादा देर लगा दी यार तू। ये है एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल। अब सवाल की प्लानिंग ये है कि हमने ये फिगर्स रिवाइज निकालनी है। तो ये फिगर रिवाइज होनी क्यों है? देखें, ये जो एवरेज डेटर्स है ना, इस एवरेज डेटर्स जो जिस फार्मूले में इस्तेमाल हो रहा है, पीरियड चेंज होने की दो शक्लें हो सकती हैं। ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये चेंज होने से भी ये दो शक्लें हो सकती हैं। या तो पीरियड चेंज होगा, इनफैक्ट ये तो फार्मूला उल्टा करके बनाया था। अगर मैं आपको इस फार्मूले को थोड़ा सा एम दिल की तसल्ली के लिए लॉजिकली समझाऊं ना, तो ये जो बात अब बता रहा हूं ना समझ आए तो कोई बात नहीं है, एम ये चीज टैली करने के लिए बता रहा हूं।
अगर इससे एवरेज डेटर्स निकालने हो तो क्या आंसर बनेगा? इसको मैंने रीअरेंज किया। कितने अरसे की सेल्स डिवाइड बाय 365, एक दिन की सेल्स। अगर ऑन एन एवरेज 40 दिन बाद डेटर्स पैसे देते हैं तो किसी भी एक टाइम पे कितने पैसे नहीं मिले हुए होते? पिछले 40 दिन के। तो पिछले 40 दिन के पैसे सेल्स डिवाइड बाय 365, एक दिन की सेल इनटू 40 दिन की सेल, वो इस वक्त डेटर्स में शो हो रहे होंगे। तो हम जब भी एवरेज डेटर्स में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं या हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या चेंज होगा तो डेटर्स बदल जाएंगे, तो या तो सेल्स बदल जाएंगी या कलेक्शन पीरियड चेंज हो जाएगा। तो सवाल की प्लानिंग ये है कि आपसे मैंने ये तीनों रिवाइज्ड फिगर्स निकालने को कहा था। तो सेल्स भी चेंज हो रही हैं और डेज भी चेंज हो रहे हैं। सेल्स कितनी चेंज हो रही हैं? 10%। किससे 10%? तो इसका मतलब है पहले आपको एग्जिस्टिंग डाटा निकालना पड़ेगा। तो पहले हमें इससे एग्जिस्टिंग डाटा सारा निकालना पड़ेगा। सेल्स कितनी है वो हमें डेटर से रिवर्स चल के निकालनी पड़ेगी। पूरा फार्मूला लिखूं पहले या डायरेक्टली कैसे निकालूं, क्या करूं? सेल्स निकालनी है तो सेल्स इधर और पीरियड इधर, यानी 240,000 डिवाइडेड बाय 30 इंटू। अच्छा, अगर आपको वो चीज समझ आई, मजे की लगी, तो उसी को एक और तरह बताता हूं। एवरेज 30 दिन बाद पैसे मिलते हैं तो डेटर्स में जो भी बैलेंस आ रहा होगा वो क्या शो कर रहा होगा? पिछले 30 दिन की सेल। ये 30 दिन की सेल है, ये एक दिन की सेल, पूरे साल की निकालनी है तो इंटू 365। तो क्या बन गई पूरे साल की सेल्स? 2920,000। और चूंकि इन्वेंट्री और क्रेडिटर्स भी हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स भी चाहिए 75%। 219। अच्छा, एक तो सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल ने चेंज होना है, दूसरा मैंने डेज भी कम ज्यादा कहे हैं, यानी 15 दिन बढ़ जाएंगे। किससे बढ़ जाएंगे? जितने अभी हैं। तो अभी डेटर डेज तो चलो दिए हुए 30, इन्वेंट्री डेज भी दिए हुए 50, क्रेडिटर डेज नहीं दिए हुए, तो वो हमें कैश ऑपरेटिंग साइकिल से मिसिंग निकालने पड़ेंगे। कैश ऑपरेटिंग साइकिल होता है इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज। तो क्रेडिटर डेज के लिए हमें 30 प्लस 50 माइनस 70 है। ये इस वक्त एग्जिस्टिंग है सारा कुछ। यहां तक बताएं कोई एतराज है तो? अब आ जाते हैं रिवाइज्ड पे। ये अप्रोच समझ आई कि पहले हमें एग्जिस्टिंग के टोटल्स और डेज तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि इन फिगर्स ने बदलना है सेल्स बदलने से और डेज बदलने से। तो पहले हमें एग्जिस्टिंग सेल्स और डेज निकालने पड़ेंगे। अब इन्हीं को बदल देते हैं। रिवाइज्ड सेल्स कितनी हो जाएंगी लास्ट ईयर इनटू 3212,000। रिवाइज कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगी? इसका 75% ले लें या इसको 10% बढ़ा दें, 09,000। रिवाइज्ड डेटर डेज क्या हो जाएंगे? 30 में 15 बढ़ जाएंगे। इन्वेंट्री डेज हाफ हो जाएंगे 25। क्रेडिटर्स डेज 12 बढ़ जाएंगे तो 22। अब रिक्वायरमेंट थी तो एक तो रिवाइज्ड कैश ऑपरेटिंग साइकिल, वो तो इन तीनों से निकल आएगा, और रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल वो हमें वापस इनके फार्मूलों में ये एवरेज डेटर, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज क्रेडिटर निकालना पड़ेगा। रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल, रिवाइज्ड डेटर्स कितने? अब नई सेल्स हैं 3212, पूरे साल की सेल्स, एक दिन की सेल्स, 45 डेज की सेल 396। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के लिए चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स 2409, एक दिन की कॉस्ट ऑफ सेल और 25 दिन की कॉस्ट ऑफ सेल 165,000। क्रेडिटर्स के लिए चाहिए थी परचेजेस, लेकिन नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल से काम चल जाएगा 2409 22/365 145। तो रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल हो गया 400 और रिवाइज्ड कैश साइकिल बन गया 45 प्लस 25 माइनस 22 48। सबसे सब सही हो गया? नहीं यार। अच्छा जी, इसमें कहीं पर ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं बताया ना?
अच्छा ये ना अगर आपको सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स इन्वेंट्री नहीं है तो बस ये एवरेज एवरेज से ही काम चला रहे हैं। ये कौन से मैंने 2 ईयर्स के कोई डाटा बताया और हम ये एवरेज के फार्मूले से ही निकाल रहे हैं ना, तो ये जो आंसर निकला है एवरेज ही निकला है। ये जो फार्मूला रीअरेंज किया है ये एवरेज डेटर्स ही इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर, तो ये एवरेज एवरेज ही है। चलिए उल्टा चलना आ गया आपको, है सही है। इसमें बता दें, कुछ पूछना है तो। एवरेज डेटर्स रिवाइज हुआ, इन रेशियोज के अंदर सब एवरेज वाले ही आ रहे हैं। इन सारी कैलकुलेशंस में ये जो डेटर इन्वेंट्री और क्रेडिटर निकल रहे हैं ना, सब एवरेज ही निकल रहे हैं, ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं निकल रहे। सवाल ही क्या ना, इनके सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है या वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या है। अगर किसी बिजनेस के करंट एसेट्स मशहूर क्या है जी, डेटर्स हैं, इन्वेंट्री है और कैश एंड बैंक है। इस टॉपिक से रिलेटेड मेन ये प्री पेमेंट्स भी हो सकती हैं वैसे, और मशहूर करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स हैं या एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, यानी क्रेडिटर्स एंड अदर पेबल्स। इन्वेंट्री स्टोर में पड़ी हुई है क्योंकि बिजनेस ने इन्वेंट्री रखनी होती है। आप लोगों ने कॉस्ट इम्तियाजी नंबरों से पास किया है, तो इन्वेंट्री लेवल्स मेंटेन करने होते हैं, नहीं करेंगे तो क्या है। हाँ, तो बिजनेस को स्टॉक रखना होता है। डेटर्स में भी बैलेंस रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उधार पे चीजें बेचते हैं और ना बेचें उधार पे क्या है, तो सेल्स कम हो जाएंगे। तो बिजनेसेस को डेटर्स भी रखने होते हैं क्योंकि उधार पे चीजें बेचते हैं, और कैश एंड बैंक में भी पैसा रखना होता है। इसलिए नहीं कि बहुत पैसे हैं, इन्वेस्ट कर देते, रखने होते हैं, जरूरत पड़ सकती है। तो ये जो फिगर्स हैं बिजनेस के एसेट्स, इन्वेंट्री खरीद के रखनी होती है। पैसा फंस गया, पैसा फंसा के बैठे में, उधार पे चीजें बेची हैं, कैश पे बेच देते, तो उधार पे चीजें हैं यानी पैसा हम तक नहीं पहुंचा हुआ, पैसा फंसा हुआ है हमारा, इतना पैसा हमें कैश की शक्ल में रखना पड़ेगा। तो ये जो करंट एसेट्स है ना, मिसाल के तौर पे 50 मिलियन के, तो हमारा 50 मिलियन के फंड्स बिजनेस में स्टक हैं। इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री खरीद के रखी हुई है, पैसा खर्च किया है। डेटर्स की बात करें तो हमें कस्टमर से उसी वक्त पैसे लेने चाहिए थे, हमने कहा चलो खैर है बाद में दे देना, हम खुद पैसों को डिले कर बैठे। ये पैसा भी क्यों फंसा हुआ है, हम यूज नहीं कर पा रहे। तो अगर करंट एसेट्स 50 मिलियन के हैं यानी इतना पैसा हमारे पास नहीं है, यूज करना चाहिए था, है ही नहीं हमारे पास। तो हमें अगर इतना पैसा जो कि हमारे एसेट्स करंट एसेट्स में मौजूद है, ये बात फिर सुने, मुझे मजा नहीं आया, इन्वेंट्री में पैसा फंसा हुआ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमने इन्वेंट्री खरीदी है, पैसे खर्च किए और इन्वेंट्री हमें स्टोर में रखनी है। बेच देते तो पैसा रिलीज हो जाता, नहीं, हमें स्टोर में रखना है। डेटर्स कुछ सख्ती करते, को जोर जबरदस्ती करते तो पैसे मिल भी जाते, नहीं, हमने कस्टमर्स को नाराज नहीं रखना। इतना पैसा हमारा बिजनेस में स्टक है ये हमारा, लेकिन अभी हम यूज नहीं कर पा रहे, तो हमें फिर पैसे कहीं और से अरेंज करने पड़ेंगे। यूज तो करने, देखें, हमें खर्चे चलाने होते हैं। चीजें बेचते हैं तो पैसे आते हैं, पैसे आते हैं तो हम खर्च करते हैं। चीजें बेची हुई हैं, पैसे अभी नहीं आए, चीजें अभी नहीं बेच सके, तो हमें पैसे मिलने थे तो खर्च करने थे ना। तो अब हमारे पास 50 मिलियन बजाय तो एसेट्स हैं, लेकिन हम इनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो हमें फिर इसके लिए कहीं और से पैसा अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा, जरूरी है कैश पे खरीदी है,
उधार पे भी खरीदी हो सकती हैं। तो इसका मतलब है ये सारे पैसे जेब से नहीं गए हुए, कुछ उधार पे भी है। पैसे कितने जेब से गए ये कैसे जाने, ये इसमें से माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल 12 मिलियन, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो पैसा यहां फंसाया हुआ है वो इनफैक्ट 50 नहीं है, 38 मिलियन। हम क्या हुआ, 38 मिलियन रुपीस हमारा स्टक है। अब इस 38 मिलियन हमें यहां से बंदोबस्त हो जाता, नहीं हो सका तो हमें कहीं से लोन लेना पड़ेगा, यानी हमें वर्किंग कैपिटल फाइनेंस रिक्वायर्ड है। इतना ये हमारे पास है लेकिन हम यूज नहीं कर पा रहे, तो हमें फिर कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा, यानी हमें इतना फाइनेंस चाहिए होगा। अगर ये बात इतनी मजे की नहीं लगी तो इसका एक बैलेंस शीट का दूसरा रुख दिखाता हूं। पीपी वगैरह इग्नोर करें, है ही नहीं हमारे पास, पीपी नहीं है। तो एसओएफपी में एसेट साइड पे क्या रह गया, करंट एसेट्स। एसओएफपी में नॉन करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, इक्विटी, डेट, नॉन करंट को मैं डेट कह रहा हूं, और करंट लायबिलिटी, ये होती है एसओएफपी, है ना। तो अगर इस हम लोग लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में भी और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में भी ये बातें कर चुके हुए हैं कि इनमें पैसा लगाने के लिए बिजनेस को किसी दोस्त से कहना चाहिए बिल्डिंग खरीदेगा, पैसे दे मैं अभी वापस करता हूं, और जाके बिल्डिंग खरीद लें। तो अगर हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी, तो इनका मसला तो हल हो गया। अब हमें बैलेंस शीट टैली रखने के लिए 50, चलो इसको इधर ले आता हूं। बैलेंस शीट तभी टैली होगी अगर हमें इस साइड पे भी कोई फाइनेंस चाहिए। ये आपको अजीब अजीब बातें इसलिए लग रही हैं क्योंकि बैलेंस शीट पढ़ी हुई कि मैं बदल रहा हूं। बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बिजनेस में इतने एसेट्स हैं, ये एसेट्स बिजनेस के पास कहां से आए, इनको किसने फाइनेंस किया, या ओनर ने किया या डेट ने किया, अभी भी नहीं। बिजनेस के पास जितने एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज को माइनस कर, ये मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नेचर नहीं बदल रहा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपनी जगह है। फाइनेंस की जबान में करंट लायबिलिटीज को अलग लायबिलिटी मानने की बजाय वर्किंग कैपिटल का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये हमारा पैसा फंसा हुआ है लेकिन उधार पे खरीदा हुआ है। पैसा जेब से कितना गया है तो क्रेडिटर्स में से माइनस कर देते हैं। अब अगर फाइनेंस के हिसाब से बैलेंस शीट पढ़ें तो बिजनेस के पास ये एसेट्स हैं, ये बिजनेस के पास कहां से आए, बिजनेस को कितने पैसे दिए ये लेने के लिए, यानी ये सारे एसेट्स फाइनेंस्ड बाय कौन है, या ओनर्स हैं या डेट है। तो हमें अब अगर एसेट्स में 38 मिलियन चाहिए तो कहीं से तो फाइनेंस होगा, तो हमें वर्किंग कैपिटल के लिए कितना फाइनेंस चाहिए, ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस रिक्वायरमेंट, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, हमें इतने फाइनेंस की जरूरत है। अब अगर हम इतना पैसा कहीं से लोन लेंगे तो वर्किंग कैपिटल रखना हमें कॉस्ट करेगा। दोबारा, अगर हम लोग इन्वेंटरी ना रखें, उधार पे चीजें ना बेचें तो बिजनेस को नुकसान है, हाथ में पैसे ही ना हो तो भी नुकसान है। तो बिजनेस को ये शोशा बना के रखने के लिए, ये शोशा ही बनाई हुई है ना, ये शोशा बना के रखने के लिए बिजनेस को इतना फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा। तो बिजनेस को वर्किंग कैपिटल मेंटेन रखने के लिए कॉस्ट क्या पड़ रही है, इतने पैसों के ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ रही। और अगर ये सारे एवरेज बैलेंसेस हैं तो क्या कॉन्सेप्ट है इनका, कि पूरे साल ऑन एन एवरेज हर वक्त इतना पैसा फंसा हुआ था, तो हमें पूरे साल ऑन एन एवरेज कितना लोन रखना पड़ा, 38। तो हमें इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ी कितने अरसे की, पूरे साल की। इन चीजों को मैं इंशाल्लाह कल दोबारा समेट किया ना, तो अब इन न्यूमेरिकल सवालों पे आता हूं जहां इंटरेस्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन है। ठीक।